अगर आपके पास कोई सपना है और उसे पूरा करने की जुनून है तो पूरा कायनात जुट जाते हैं उस सपने को पूरा करने के लिए। आज की कहानी है 20 साल की जेनो को, जिसने एक बहुत बड़ा सपने का पीछा किया, लेकिन उसको पूरा करने के लिए उसने कोई भी कसर नहीं छोड़ा। उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसके पास प्रॉब्लम्स थी, लेकिन फिर भी वो हमेशा आगे बढ़ता गया। तो ये कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं 20 साल की जेनो को, जो अपनी छोटी बहन टॉम के साथ रहता है। इन दोनों के मम्मी पापा नहीं है, इनकी मम्मी की मौत हो चुकी है और इनकी पापा उन्हें छोड़ के चले गए हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि जेनो अपनी बहन को स्कूल छोड़ता है और एक डॉक्टर के पास आता है। वहाँ पे हमें पता चलता है कि जेनो की बहन बीमार है और उसको एक बहुत ही रेयर हार्ट डिजीज़ है। अगर उसके ऑपरेशन 1 साल के अंदर नहीं हुआ तो उसकी डेथ भी हो सकती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जेनो एक छोटी सी मोबाइल रिपेयरिंग शॉप चलाता है, जिसमें कमाई बहुत ही कम होती है क्योंकि उसके पास कोई भी टेक्निकल डिग्री नहीं है। वो बहुत परेशान है कि वो पैसे कैसे इकट्ठा करे। तभी उसके दोस्त उसे एक दिन एक गोडाउन में लेके आता है और दिखाता है कि उसके पास बहुत सारे पुराने मोबाइल्स है जो सिक्योरिटी चेक में पास नहीं हो पाए, और इस कंपनी का जो मालिक था वो अभी जेल में है। तो ये सारे मोबाइल जेनो खरीद सकता है, लेकिन उसके लिए उसे पूरा 1 लाख युआन देना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा महंगा है। जेनो के पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन उसकी बहन के ऑपरेशन के लिए उसे 5 लाख युआन चाहिए। तो उसका दोस्त कहता है कि देखो, अगर तुम ये सारे मोबाइल को रिपेयर करके मार्केट में बेचो तो ये पैसा तुम बहुत आसानी से इकट्ठा कर सकते हो। जेनो एक मोबाइल लेके आ जाता है और उस मोबाइल को घर पे रिपेयर कर लेता है, और उसे पता चलता है कि वो मोबाइल रिपेयर हो सकता है। लेकिन वो सारे पैसे को खरीदने के लिए वो एक लोन भी लेता है, और लोन के बाद वो एक मॉल में पुरानी दुकान के पास चले जाते हैं, जहाँ पे उसे पता चलता है कि ये मोबाइल अगर सारा वो बेच दिया तो उसको 10 लाख युआन का प्रॉफिट होगा। तो वो अपनी बहन के ऑपरेशन भी कर सकता है और एक बेहतर ज़िंदगी भी जी सकता है। तो युआन को ये मौका बहुत ही अच्छा लगता है, तो वो सारा मोबाइल रिपेयर करने के लिए लग जाता है। अभी ये घटना को बस 1 ही हफ्ता हुआ था, तभी हम देखते हैं कि चाइना में एक नया रूल लग गया है, जिसके चलते पुराने मोबाइल खरीदना और बेचना दोनों ही इलीगल है। जेनो बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि उसके पास पुराना 1 लाख मोबाइल है, जो अपना दुकान को गिरवी रख के लिया है क्योंकि उसने लोन लिया है। लेकिन ये दुकान वाला अभी पुराना मोबाइल लेने से इनकार कर देता है। वो बहुत परेशान हो जाता है कि अब वो क्या करे। तो कोई भी रास्ता ना देख के उस कंपनी के पास ही पहुंच जाता है जिसका मोबाइल उसके पास है। वहाँ के मैनेजर को वो बोलता है कि देखिए सर, मैं जानता हूँ कि पुराने मोबाइल खरीदना बेचना इलीगल है, पर उसके पार्ट्स को मैं निकाल सकता हूँ जो कि बाद में यूज़ हो सकता है। लेकिन मैनेजर कहता है ये पॉसिबल नहीं है। अगर तुम ये पार्ट्स को निकालने लगोगे तो ये सिक्योरिटी चेक में फेल हो जाएगा, ये कोई भी काम का नहीं होगा। तो मैनेजर कहता है अगर तुमने ये कर दिखाया तो हम आगे देखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि जेनो से मिलने उसका लोन ऑफिसर आता है क्योंकि वो किस्ती नहीं दे पा रहा है, और वो उसे धमकाता है कि बोलता है 7 दिन के अगर अंदर आप तुम नहीं दे पाए तो ये तुम्हारा दुकान तो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि जेनो बहुत परेशान है, लेकिन फिर भी वो अपने मन को शांत करके उस मोबाइल के पार्ट्स को निकाल देता है, और उस पार्ट्स को वो सिक्योरिटी चेक के लिए भेज देता है, और उसके सारे पार्ट सिक्योरिटी में अप्रूव हो जाता है, जिसको लेके वो मैनेजर के पास आ जाता है। लेकिन इस बार वो मैनेजर मुंह मोड़ लेता है। वो कहता है कि मैंने ऐसा कोई भी प्रॉमिस नहीं किया था कि तुम्हारा पार्ट्स हम लोग खरीदेंगे, ये सब नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। ये सब बोल के वो निकल जाता है। जेनो के पास एक ही उम्मीद था, लेकिन वो देखता है कि उस कंपनी का मालिक वहीं पे है, तो उनके पास जाके वो 10 मिनट के लिए टाइम मांगता है और अपना प्लान बोलता है। लेकिन वो कंपनी का मालिक बहुत जल्दी में थे, उन्हें ट्रेन लेना था, तो वो नो बोल के निकल जाते हैं। इस टाइम हम देखते हैं कि जेनो को लगता है कि अगर वो अच्छे से प्लान को समझा पाए तो शायद वो मान जाए, इसीलिए अपना स्कूटी को दौड़ाने लगता है स्टेशन की तरफ। इसी दौरान उसका एक्सीडेंट भी हो जाता है और उसे चोट भी लगता है, लेकिन फिर भी वो कैसे कैसे स्टेशन पहुंच जाता है और उस मालिक के पास पहुंच के उसे बात करने लगते हैं। लेकिन उस मालिक को जेनो की जुनून और उसके आत्मविश्वास बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो सच्ची में ये काम करना चाहता था। तो वो कहता है कि देखो, ये काम तो बहुत ही इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी तुमने ये काम कर दिखाया तो तुम्हारे सारे पार्ट्स हम खरीद लेंगे। इसके बाद वो कहते हैं कि लेकिन इस टाइम हम तुम लोग को कोई भी मदद नहीं कर सकते, ना तुम कम प्लांट्स दे सकते हैं, ना वर्कर्स, ना कोई एडवांस, तुम्हें ये काम खुद अकेले करना पड़ेगा। जेनो को इतनी बड़ी काम करने के लिए एडवांस की सख्त ज़रूरत थी क्योंकि 1 लाख मोबाइल का पार्ट्स निकालना इतना आसान नहीं है, उसे एम्प्लॉइज़ हायर करना पड़ेगा, लेकिन उसके पास कोई भी चारा नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं वो अपनी बहन को स्कूल से लेने आता है। उसके बहन
बहन उसकी सारी चोट को देख लेता है और डांटने लगता है कि तुम स्कूटर थोड़ा स्लो चलाओ, तुम्हारी चोट देख के मुझे अच्छा नहीं लगता है। और वो घर आके उस पर दवाई पट्टी भी कर देते हैं। दोनों भाई बहन में बहुत ही ज़्यादा प्यार है। इसके बाद हम देखते हैं कि जेनो एक पार्टनर की तलाश करता है। वो अपनी नेबर मिस्टर लैंग से बात करता है। मिस्टर लैंग बहुत ही अच्छा आदमी है और उसे प्यार भी करता है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि ये काम बहुत रिस्की है, तुम थोड़ा संभाल के करो। अगर तुमने ये काम पे हार गए तो बीच से रास्ते पे आ जाओगे, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। तो जेनो कहता है कि टॉम के ऑपरेशन के लिए 5 लाख युआन चाहिए, जो ही छोटे मोटे काम से नहीं आएगा। ऐसा कोई बड़ा काम कोई तलाश थी, जो अभी मिल गया है तो वो करना ही पड़ेगा। तो फाइनली मिस्टर लैंग भी मान जाता है और ये दोनों एक दूसरे के पार्टनर बनने के लिए राजी हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लोन ऑफिसर उसकी दुकान को कब्जा कर लेते हैं, क्योंकि वो कोई भी किस्ती नहीं दे पाए थे। उसको अपना स्कूटी भी बेचना पड़ता है। उसको पैसे की सख्त ज़रूरत है, नहीं तो वो अपने एम्प्लॉयज़ हायर नहीं कर पाएगा। इसीलिए वो अपने पुराने दोस्त के पास जाता है और उसे बहुत मिन्नत से काम मांगता है। उसका दोस्त उसके काम दे देता है, लेकिन ये काम बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। वहाँ पे लटक के बिल्डिंग के कांच और विंडोज़ को साफ़ करना पड़ेगा, लेकिन जेनो के पास कोई भी ऑप्शंस नहीं होता है, तो वो मान जाता है क्योंकि इस काम में थोड़ा पैसा है। इसके बाद हम देखते हैं कि जेनो मिस्टर लैंग के साथ एक पुराना फैक्ट्री में आ जाता है, जो फैक्ट्री वो लोग किराए में ले लेते हैं। ये एरिया बहुत गंदा था, तो मिस्टर लैंग और जेनो मिलके पूरा दिन साफ सफाई करते हैं, जिसके चलते ये एरिया बहुत ही अच्छा दिखने लगता है और फैक्ट्री में लोगों के साथ काम करने लायक बन जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जेनो के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो कहाँ से एम्प्लॉयज़ लाए, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने पड़ेगी, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं है। इसीलिए उसे ऐसे लोगों की तलाश था जो लोग बहुत कम पैसे में ये काम करने के लिए राजी हो जाएंगे या तो वॉलंटरी वर्क भी करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं जेनो एक लेडी से मिलते हैं जो पहले इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में काम करती थी, लेकिन अभी उसका नौकरी चला गया है क्योंकि वो सुन नहीं सकती। इसके बाद हम देखते हैं वो छोटे मोटे काम करते हैं, लेकिन वो काम करने के लिए राजी हो जाती है। इसके बाद वो एक गेमर से मिलते हैं जिसने अपनी पुरानी स्टाफ में किसी को पिटाई कर दिए थे। उसके इस रेपुटेशन के चलते उसको कोई भी नौकरी नहीं मिलता है, तो जेनो उसे भी काम पे रख लेता है। आगे जाके वो एक गेमर से मिलता है जो पूरा दिन साइबर कैफे में बैठ के गेम खेलता है। जेनो उसे भी अपने कंपनी में रख लेता है क्योंकि उसे एक लड़की मिल गई है और शादी करना चाहता है, और इसीलिए उसे भी एक नौकरी की तलाश है। उसके दोस्त भी उसके साथ काम करने के लिए राजी हो जाते हैं। ऐसे करके जेनो के पास 4-5 लोगों की टीम हो जाते हैं और साथ में उसके कुछ ओल्ड नेबर्स भी उसके साथ काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो ये पूरा टीम अभी सारे मोबाइल के पार्ट्स निकालने के लिए तैयार है। वो लोग फैक्ट्री में जोश के साथ काम करते हैं, लेकिन इधर हम जेनो को देखते हैं जो कि 2-2 नौकरी करते हैं, क्योंकि पूरा दिन वो विंडो के क्लीन करते हैं, तभी उसके पास पैसा आएगा तो एम्प्लॉयज़ को पैसा दे पाएगा, और रात को वो मोबाइल रिपेयर करता है। उसके पास मानो तो सोने के लिए एक पल नहीं। एक दिन हम देखते हैं फैक्ट्री में उसके जो छापरी एम्प्लॉय थे उसके साथ झगड़ा होने लगता है, क्योंकि उसका सैलरी उसने थोड़ा काट लिया था क्योंकि उसने कम काम किया था। लेकिन उस बात पे वो बहुत गुस्सा करता है और जॉब छोड़ के चला जाता है। लेकिन इसके थोड़ी दिन बाद उस गेमर दोस्त की शादी हो जाती है जिसमें सब कोई आए थे। जेनो टॉम को भी लेके आया था और वहाँ पे सब बहुत खुश थे। तभी हम देखते हैं कि उसके वो गेमर फ्रेंड उसके पास आके सॉरी बोलता है, तो जेनो उसे खुशी खुशी माफ़ कर देता है, उसे काम के लिए आने के लिए बोलता है। उस शादी में सब कोई बहुत खुश होता है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे मिस्टर लैंग जेनो के पास आता है और वो कहता है कि तुम ज़िंदगी में क्या करना चाहते हो। तो जेनो कहता है अभी तो बस इस काम को ख़त्म करके टॉम का ऑपरेशन करवाना है। लेकिन जेनो कहता है लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन तुम अपने लिए क्या करना चाहते हो। जेनो के इसके लिए कोई जवाब नहीं, तो कि उसने अपने बारे में सोचना बंद ही कर दिया है। लेकिन काफ़ी सोचने के बाद वो बोलता है कि वो अपना कॉलेज की पढ़ाई पूरा करना चाहता है। इसके बाद हम देखते हैं जब वो घर वापस आता है तो घर के में ताला लगा हुआ था। वहाँ पे एक नोटिस था कि घर खाली करने के लिए, क्योंकि उसने किराया नहीं भरा था तो उसका घर बंद कर दिया है। तो वो मकान मालिक को फ़ोन करता है और वो रिक्वेस्ट करता है कि उसे कुछ दिन का टाइम दे, लेकिन वो मानता नहीं है और वो बहुत परेशान होकर जेनो को लेके बाहर बैठता है। वो समझ नहीं पाता है कि उसको लेके अभी कहाँ जाए। फाइनली वो मिस्टर लैंग के घर में जेनो को सुला देता है। ऐसे 2 दिन बीत जाता है, लेकिन उसे एक परमानेंट सोल्यूशन चाहिए था, इसीलिए वो अपनी बहन का इंतज़ाम उसी फैक्ट्री में ही कर देता है। अभी भाई बहन उसी फैक्ट्री में ही काम करता है, वहीं पे रहता है।
एक दिन हम देखते हैं कि जेनो की बहन रोमा के कहता है कि उसने एक सपना देखा है और उस सपने में उसने देखा है कि उसकी मम्मी कहता है कि तुम अभी अपने भाई का ख्याल रखो। ये सब बातों से जेनो को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसकी बहन बीमार है, लेकिन वो उसे एक अच्छा ज़िंदगी नहीं दे पा रहा है। सुबह शाम काम करके जेनो भी बहुत थक जाता है। एक दिन रात को उसकी बहन टॉमा के कहता है कि बाहर कोई आवाज़ हो रहा है। जेनो बहुत थका हुआ था, लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है वो देखता है गेट का ताला टूटा हुआ है और 2-3 चोर मिलके उसका सारा सामान एक ट्रक में भर के लेके जा रहा है और वो भी उनके पीछे दौड़ने लगता है। लेकिन बहुत मारपीट करने के बाद वो एक ट्रक में चढ़ जाता है और उसमें से एक साथी को पकड़ लेता है और वो जाके एक जगह में टकरा जाता है और एक साथी को पकड़ के नीचे गिरा देता है। इसके चलते बाकी दोस्त उसके भाग जाता है, लेकिन जेनो को बहुत चोट लगा था। उसके हाथों की उंगली की हड्डी टूट गई थी, लेकिन जेनो ने एक आदमी को पकड़ लिया था, इसीलिए उसके दूसरे आदमी भी पकड़ जाता है और पुलिस उसके सारे सामान लौटा देते हैं। इसके चलते उसको इतना नुकसान नहीं होता है, लेकिन दूसरे दिन जब वो काम पे जाता है उसके हाथ से बाल्टी गिर जाता है तो उसका बॉस कहता है कि तुम ग्लव्स खोल के अपना हाथ दिखाओ। जैसे ही वो हाथ दिखाता है तो देखता है कि उसके तीनों चारों उंगली टूटा हुआ है, जिससे उसका बॉस बहुत गुस्सा करता है क्योंकि ये एक बहुत रिस्की काम है, तो उसे तुरंत जॉब से निकाल देता है। जेनो बहुत बोलता है कि ये काम उसके लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो बोलता है कि तुम अभी यहाँ से निकल जाओ और ऐसे करके उसको भगा देता है। इधर हम देखते हैं कि फैक्ट्री की जो ओनर है वो भी आ चुके हैं क्योंकि उसने फैक्ट्री का भी रेंट नहीं भर पाया है। जेनो उनसे भी थोड़ा टाइम मांगता है, लेकिन फैक्ट्री का ओनर कहता है कि उनको दूसरा ग्राहक मिल गया है और इसीलिए जेनो के लिए अच्छा होगा कि वो फैक्ट्री खाली कर दे। जेनो परेशान होकर उस मैनेजर के पास पहुंच जाता है क्योंकि उसे पैसे की बहुत सख्त ज़रूरत थी, लेकिन वो मैनेजर साफ साफ इनकार कर देता है। जेनो बहुत डेस्परेट होता है, इसीलिए उस मैनेजर को बार बार बोलता है, लेकिन मैनेजर साफ कह देता है क्योंकि वो कहता है कि तुम्हारे इस काम में हमें कोई भरोसा नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि जेनो अभी अंदर से टूट चुका है, उसका हिम्मत मानो हार मान रहा है। तभी हम देखते हैं कि जेनो अपनी माँ को याद करते हैं क्योंकि उसकी मरती हुई माँ के सामने उसने वादा किया था कि वो अपना ख्याल रखेगा और अपनी बहन का भी। इसके बाद नेक्स्ट डे होता है, वो बहुत मायूस हो जाता है। अपनी सारी वर्कर के सामने वो सच्चाई बोल देता है। वो कहता है कि आप लोगों को देने के लिए मेरे पास अब 40 कौड़ी नहीं है, ऊपर से ये फैक्ट्री का रेंट भी नहीं दे सकते हैं, इसीलिए ये फैक्ट्री भी खाली करना पड़ेगा। अब ये काम को पता नहीं कैसे पूरा कर पाए, लेकिन उसके सारे एम्प्लॉयज़ अभी बहुत दिल से जुड़ गए थे। वो लोग एक टीम की तरह काम कर रहे थे और इसीलिए वो लोग कहते हैं कि अब सब काम हम लोग अपने घर से करेंगे। वो सारे सामान को ले जाते हैं और अपने घर से काम शुरू कर देते हैं और सब कोई इस काम को बहुत ही लगन से करते हैं और इसीलिए टाइम रहते ही सारा काम पूरा हो जाता है। इधर हम जेनो को देखते हैं जो कि एक बहुत ही बुरी वक्त से जा रहा है क्योंकि उसके पास रहने के लिए तक जगह नहीं है और इसीलिए एक हॉस्पिटल में काम लेता है और उसी के कॉरिडोर में अपनी बहन के साथ रहता है। उसका मानो हिम्मत का सबर टूटने ही वाला है। कितनी रात से वो ठीक से सोया तक नहीं है, लेकिन अब ये सब चीज़ से वो बहुत ज़्यादा थक गया है। अब सारा काम पूरा होने के बाद वो सारे पार्ट्स को लेके वो सिक्योरिटी चेक करने के लिए दे देते हैं। जेनो और उसके सारे एम्प्लॉयज़ के लिए ये पल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। वो लोग ने बहुत दिन रात काम करके इस पल के इंतज़ार करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं उस कंपनी ने सभी एम्प्लॉयज़ को बुलाया है और आज वो रिजल्ट आने वाला है कि उनके पार्ट्स क्वालिटी चेक पास किया है कि नहीं। तो कंपनी के मालिक उनको बुलाते हैं और उनको कंग्रेचुलेट कहते हैं और वो कहते हैं कि ये काम बहुत ही इम्पॉसिबल था, लेकिन फिर भी आप लोगों ने जुनून और मेहनत से ये काम किया है और आपके सारे पार्ट्स क्वालिटी चेक में पास हो गए हैं, इसीलिए हम सारे पार्ट्स को खरीदेंगे। और वो ये भी कहते हैं कि वो जेनो के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट 2 साल की होगी और जिसका कीमत होगा 50,000 यूएन, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है और ये सब उसे उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। जेनो का मानो सपना पूरा हो गया। वो अपने कानों पे यकीन नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया। इसके बाद हम देखते हैं कि सारे एम्प्लॉयज़ चुपचाप उस ऑफिस से निकल जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग लिफ्ट में आते हैं वो लोग खुशी से झूम पड़ते हैं। वो लोग एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं और वो लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनकी सारी की ज़िंदगी अभी बहुत बदल गई है। इसके बाद हम 7 साल की बात देखते हैं। अभी जेनो इस बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बन गया है और उसके कंपनी का नाम है नाइस व्यू। और अब देखते हैं कि वहाँ उसके जो भी एम्प्लॉयज़ थे वो लोग भी अभी बहुत अमीर हो गए हैं और बहुत सक्सेसफुल भी।
और टॉम भी ठीक हो गया है और बहुत बड़ी भी हो गई है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जेनो दुनिया की सबसे यंगेस्ट सीईओ बना है और उसकी कंपनी हर दिन तरक्की की ओर जा रहा है। और इसी के चलते ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। जेनो की लगन और उसके भरोसे के चलते उसका इतना बड़ा सपना पूरा हो गया। ये एक सच्ची कहानी है। आपको इस मूवी की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।